Hello everyone, Amit Arora from EcoVisioner. I hope you have watched Chapter 11, Part 1, in which we spoke about three eminent personalities JP Narayan, Ram Manohar Lohia, and Pandit Deen Dayal Upadhyay. In this part, we'll be doing a very important topic, that is National Emergency of 75. We'll be talking about the circumstances that led to the emergency, किस वजह से emergency हुई और लोग क्यों परेशान थे, that made Indira Gandhi insecure, what happened. We'll talk about various causes of emergency, क्यों declare की गई. Students की agitation के बारे में बात करेंगे. We'll talk about Gujarat and Bihar especially. Then after declaration of emergency, we'll talk about how Indira Gandhi misused the power during central government ने कैसे power को misuse किया. Then we'll continue with the impact of emergency on the citizens of India, उनकी rights के ऊपर क्या रहा. And in the end, after the defeat of Congress, when the Shah Commission was set up by the Janata government, तो उसने क्या find किया. In the end, we will be talking about democratic upsurges. 3 stages हैं democratic upsurges की, democratic participation की. This is the new topic which has been added this year in the book. तो CBSE के जो हमें जो रिसोर्स मिला है हम उससे आपको we'll try to explain that. So we'll start with the circumstances that led to the emergency. ये नेशनल इमरजेंसी, ये थर्ड टाइम इमरजेंसी लगी थी. 2 बार तो वॉर की वजह से लगी थी और ये तीसरी बार जो इमरजेंसी थी वो many say it's not justified. Let us see what were the circumstances that led to this emergency. इन 71 जब इंडिया पाक वॉर हुई थी तो बहुत इंदिरा गांधी बहुत पॉपुलर हो गई थी, इलेक्शंस जीती थी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी से. हर जगह स्टेट गवर्नमेंट के भी इलेक्शंस कांग्रेस जीत गई थी. पर इकोनॉमी वाइज लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंड ऑन दिस वॉर, सो इट हैड एडवर्स इफेक्ट ऑन एनी वॉर हैज़ एन. कोई भी लड़ाई कर रहा हो, कोई भी वॉर चल रही हो, उसकी उस दोनों कंट्रीज़ की इकोनॉमी को ज़रूर इम्पैक्ट पड़ता है. सेकेंड प्रॉब्लम ये चल रही थी हमारे देश में कि बिकॉज ऑफ दैट वॉर मैनी इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स दे स्नेक्ड इनटू इंडिया. वो काफ़ी लोग चले गए, इंडिया में आ गए, वहाँ से चल के इंडिया में चले गए और इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आ गए. और बहुत सारे माइग्रेंट्स, कुछ अनऑफिशियल फिगर्स हैं जो कहती हैं करोड्स ऑफ रिफ्यूजीज दे पोर्ड इनटू इंडिया. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. इंडियंस को लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ गई थी और जो वहाँ के रहने वाले थे नॉर्थ ईस्ट के, उन सब जगहों के, असम एंड ऑल अदर, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होने लगी बिकॉज आउटसाइडर्स इंडिया में आ गए थे और ये गवर्नमेंट उसको रोक नहीं पाई थी. और थर्ड प्रॉब्लम ये आ रही थी, सर्कमस्टांसेस ये डील होते थे कि अमेरिका यूएस से जो थोड़ा बहुत हमारे से ठीक बिहेव करता था बिफोर 71 की वॉर, वो थोड़ा सा हमारी तरफ उसका एड और उसका एटीट्यूड हमारी तरफ चेंज होना शुरू हो गया. कंटिन्यूइंग ऐसे ही हुआ. इंडिया में प्राइसेस बढ़ गए. वर्ल्ड में प्राइस ऑयल के प्राइसेस बहुत हाई थे, तो इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया एक बहुत बड़ा इंपोर्टर, आज भी इंडिया को ऑयल प्राइसेस इम्पैक्ट करते हैं. तो टाइट टाइम महंगाई बहुत बढ़ गई थी. सो प्राइस राइज वॉज वेरी प्रेवलेंट, हर जगह प्राइस राइज थे. और एक ट्रेजडी हो गई 72 73 में, मानसून फेल हो गया काफ़ी स्टेट्स में एंड इट लेड टू डिक्लाइन इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन. यू ऑल नो दैट फूड ग्रेन प्रोडक्शन के डिक्लाइन होने से महंगाई और बढ़ जाती है. सो प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स भी रोज. दैट इज वाई पीपल वर एंग्री, पीपल वर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फेल डाउन विच लेड टू इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट. तो कोई भी चीज़ गवर्नमेंट की फेवर में नहीं जा रही थी. ये पीरियड बहुत सैड था और ये पीरियड में काफ़ी कमियां आई जो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई. सो गवर्नमेंट ऑल्सो हैड टू स्टॉप फॉर सम टाइम. दे कुड नॉट पे द सैलरी. इतने पैसे भी नहीं थे कि गवर्नमेंट सैलरी पे कर पाए अपने एम्प्लॉयज़ की, जिससे गवर्नमेंट सर्वेंट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बीच में भी थोड़ा सा गुस्सा आना शुरू हो गया. सो दीज वर सम प्रॉब्लम्स और यू कैन से सर्कमस्टांसेस विच वो बेस बन रहा था आगे जाके क्या होना है. और गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ा सा डिसकंटेंट, डिससेटिस्फैक्शन शुरू हो गया था. कमिंग टू द कॉजेज, ऑफ कोर्स रिलेटेड टॉपिक है कॉजेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी. सो वेरी इजी इट इज़. क्या मेन कारण था, तो
काफ़ी सारे कारण हैं हमारे पास। द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज द टसल बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। दोनों में पावर टसल थी। जो पार्लियामेंट प्रपोज कर रहा था वो जुडिशरी उसको नहीं मान रही थी। तो पार्लियामेंट वाज ट्राइंग टू गेट मोर पावर। गवर्नमेंट एंड जुडिशरी इन द फर्स्ट, जब वो बात हो रही थी इस बार में, इट वाज talking about some land reforms laws unconstitutional on account of violation of fundamental rights, particularly the right to property. The main issue of tussle was that government ने insist किया था कि सुप्रीमेसी किसकी रहेगी, पार्लियामेंट की, और वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को और इवन कटेल कर सकता है द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। सुप्रीम कोर्ट अलग व्यू का था कि उसने कहा नहीं, पार्लियामेंट नहीं कर सकता, कैन नॉट कंटेल और अमेंड द फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो केशवनंद भारती केस में ही ऐसा हुआ था। पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स बट कुड नॉट डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हेयरिंग में कहा था कि पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकता है, पर बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको वो अपने आप यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी थोड़ी डोमिनेटिंग थी। इंदिरा गांधी वाज ऑफ द व्यू दैट ब्यूरोक्रेसी शुड एक्ट एज कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी शुड आल्सो सपोर्ट द सोशलिस्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, कि वो साथ चलें और जो भी सरकार बोले उसको कोर्ट भी हाँ हाँ बोलता रहे। तो बेसिकली इंदिरा गांधी चाह रही थी, जो लोग कहते हैं कि शी वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल द जुडिशरी और कंट्रोल अंडर द गवर्नमेंट रहना चाहिए था। फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई 1973 में, व्हेन देयर वाज द चीफ जस्टिस का जो ऑफिस था वो जब वेकेंट हुआ, दैट मीन्स जब पिछले रिटायर हुए जज, तो नए जज को अपॉइंट करना था। सो इंदिरा गांधी ने अपनी इन्फ्लुएंस यूज करके शी गॉट जस्टिस ए एन रे, जो सीनियरिटी के हिसाब से फोर्थ नंबर पे थे। तो 3 जजेस को सुपरसीड करके मिस्टर ए एन रे वॉज अपॉइंटेड एज द दिस वॉज ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया कि बहुत सीनियर मोस्ट जजेस थे। प्रॉब्लम ये थी कि इन जजेस ने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ना कोई वर्डिक्ट दी थी, और एक्सपर्ट्स कहते हैं, पॉलिटिकल जानने वाले कहते हैं कि ए एन रे वॉज वेरी क्लोज टू इंदिरा गांधी, वो उनकी बात मानते थे। सो दैट वे, सो देयर वाज लॉट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस कि द गवर्नमेंट, और यू कैन से इंदिरा गांधी वॉज इंटरफेयरिंग विद द वर्किंग ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी का जो इम्पार्शल, जो हमने बोला हुआ है, फ्री जुडिशरी, जो अपनी खुद इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो डिसीजन लेती है, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा था। So there were fierce protests from all the quarters, common people, opposition parties. They were all angry. Legal fraternity was very upset. Writers, intellectual wrote about this. इससे गवर्नमेंट की इमेज थोड़ी कम हो गई, लोगों के दिल में थोड़ी सी इज्जत गवर्नमेंट की कम होनी शुरू हुई। वेरी मेजर कॉज ऑफ डिक्लेयरिंग ऑफ इमरजेंसी। आगे होगा क्या, देखते हैं कैसे होता है। देन इसी प्रोटेस्ट के अंदर हमने पहले भी पढ़ा, इन 75 Jayaprakash Narayan gave call for total revolution. He appealed all the parties to come together and work against the stand against the government, and एक रैली बुलाया उन्होंने। रैली बुला के बोला कि अपना गुस्सा दिखाओ वहाँ के, और इंदिरा गांधी जो डोमिनेटिंग वे में काम कर रही हैं और डेमोक्रेसी को मार रही है, उसके खिलाफ टोटल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। बहुत लोगों ने लैक्स ऑफ पीपल केम टू दिल्ली और यहाँ पे पार्टिसिपेट किया रैली में। और कांग्रेस का एटीट्यूड इस प्रोटेस्ट के खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त था, बहुत ज़्यादा टफ था। और इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसको येस मैन पसंद थे, जो उनके सामने उनकी कमी ना पेश करें, क्रिटिसाइज ना करें, उनको ठीक से गाइड ना करें। शी वांटेड फ्लैटरर्स and opportunists. They were always trying to praise, even if Indira Gandhi was taking a wrong decision, they were always trying to praise her. आज भी कांग्रेस को यही चीज मार गई है। सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी आर ऑल्सो टुडे, वी कैन सी, दे आर ऑल्सो सराउंडेड बाय येस मैन। हालांकि कुछ लीडर्स ने अब उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, पर इंदिरा गांधी के टाइम पे दे वर मोर ऑफ येस मैन। सो दिस वेंट इन द एंड, दिस वेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। उनको अपनी कमियों का पता नहीं लगा। सो चमचे जिन्हें हम कहते हैं, बहुत चमचे थे उनके। सो दिस प्रॉब्लम एंड द इमीडिएटली जो प्रॉब्लम आई थी वो था कि
एक वर्डिक्ट आई थी जो हार गए थे इलेक्शंस अगेंस्ट इंदिरा गांधी, जो लोकसभा इलेक्शंस हार गए थे इन 71। तो दैट राज नारायण हु हैड कंटेस्टेड अगेंस्ट इंदिरा गांधी, ही हैड वो इलेक्शन कमीशन, जैसे हम लोग आजकल एक कंप्लेंट करते हैं, तो उसने कंप्लेंट की कि इंदिरा गांधी ने ऑफिशियल मशीनरी का यूज़ किया था ड्यूरिंग द इलेक्शंस. So he said that she had misused official machinery in her elections. कैंपेन में सरकारी लोगों को यूज़ किया था, गवर्नमेंट सर्वेंट्स यूज़ किए थे, गवर्नमेंट कार्स यूज़ की थी एंड गवर्नमेंट ऑफिस, जबकि कैंपेनिंग के टाइम पे आप यूज़ नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट मशीनरी. सो इसको फिर जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपनी इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्डिक्ट सुनाई ऑन 12 जून 1975 and he declared, yeah, right side में you can see the picture, Justice Jagmohan Lal Sinha of Allahabad Court, he invalidates Indira Gandhi's electoral. तो that makes it उनकी जो इलेक्शन है वो इनवैलिड है, तो वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट में भी नहीं बैठ सकती. इट ऑल्सो meant that she could not no more attend the sitting of the लोकसभा, क्योंकि वो उस समय वैलिड मेंबर थी ही नहीं लोकसभा की, क्योंकि उनका जो इलेक्शन था वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गया था. आजकल हम कहते हैं आचार संहिता जो हमने, तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि वो हियर करता है, इसकी हियरिंग करता है. इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया 24 जून को, विच स्टेट द ऑपरेशन ऑफ द वर्डिक्ट इन अ पार्शियल वे. इट सेड दैट शी वुड रिमेन एमपी टिल द डिसीजन ऑफ अपील बट वुड नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द लोकसभा प्रोसीडिंग्स. And now people started talking about resignation of the prime minister. Opposition also got the opportunity. तो उसमें on June 25th, all opposition parties under the leadership of JP Narayan had a massive public rally at Ramlila ground in Delhi. They demanded Mrs. Gandhi's resignation, and he also called upon, JP Narayan also called upon government employees, all the सरकारी लोगों को बोला, पुलिस ऑफिशियल्स, कि अब ये गवर्नमेंट इलीगल है और उनके ऑर्डर्स को ओबे करने की कोई ज़रूरत नहीं है. उसी रात इंदिरा गांधी, बिकॉज शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि क्या करें, तो शी मेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ऊपर आपके पास उसका ऑर्डर है, प्रेसिडेंट का ऑर्डर साइन किया हुआ फखरुद्दीन अली अहमद. यू कैन सी ऑन द राइट साइड दैट अंडर आर्टिकल 352 इंटरनल डिस्टर्बेंस के अंडर हम लोग क्या प्रोक्लेम कर सकते हैं, इमरजेंसी. तो इंदिरा गांधी ने अपॉर्चुनिटी को पकड़ा, जबकि वो इतनी इंटेंस सिचुएशन नहीं थी एज एक्सपर्ट से, एंड शी डिक्लेयर्ड emergency was imposed under article 352 on the ground of internal disturbances. And that time Fakhruddin Ali Ahmad was the president, जिन्होंने उसको साइन किया. वो आपके पास सामने the proclamation is there on your screen. Coming to the next topic, that is how students की एजुकेशन क्या थी, जिन्होंने क्या किस बात से वो अगेंस्ट थे गवर्नमेंट के, व्हाट हैपेंड. तो पूरी कंट्री में स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत गुस्सा था, रोष था कि क्या, और ये 70s में बहुत बढ़ गया था और काफ़ी वायलेंट हो गया था. और स्टूडेंट्स एजुकेशन गुजरात में शुरू हुई जनवरी 1974, एंड इट डिड नॉट रिमेन ओनली टू गुजरात में मोरारजी देसाई ने स्टार्ट किया था. सो करप्शन के अगेंस्ट, प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, तो स्टेट लेवल से स्टार्ट हुआ और आगे जाके ऑपोजिशन पार्टी साथ में आई और ये एक सेंट्रल लेवल पे आ गया, ये पूरे यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ गया. पीपल डिमांडेड इमीडिएट इलेक्शंस फॉर न्यू असेंबली गवर्नमेंट. मोरारजी देसाई, द कांग्रेस ओ लीडर, अनाउंस्ड दैट इफ द फ्रेश इलेक्शंस आर not held immediately, he would go on indefinite strike. The center was compelled to order fresh elections in June, where the Congress lost. June 1975 में Congress lost the power in the state. तो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट काम आया. ऑन द अदर हैंड बिहार में भी मार्च 74 में जेपी नारायणन जी ने सेम प्रॉब्लम्स को लेके, फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन के अगेंस्ट जेपी नारायण ने उनको लीड किया स्टूडेंट्स को. He agreed to lead the agitation on two conditions. One, that movement will be non-violent, and secondly, it will not be confined only to Bihar. कि हम सिर्फ बिहार की बात नहीं करेंगे, हम इसको स्टेट वाइज, पूरी टोटल रेवोल्यूशन, हम इसको स्टेट नहीं रखेंगे स्टेट वाइज, इसको हम नेशनल मूवमेंट बनाएंगे.
So that students agitation of Bihar turned into a political movement. It spread to the other parts of the country, or he gave the call for the total revolution. सो अदर ऑपोजिशन पार्टी भी साथ में आ गई, उन्होंने शुरू किया रैलीज करना, हड़ताल, रास्ता रोको, कॉल्स एंड ये सब होने लगा। इवन रेलवे स्ट्राइक हुई 1974 में। इट वाज लेड बाय जॉर्ज फर्नांडिस, जो आगे जाके समता पार्टी के लीडर बने, और इट वाज कंप्लीट हड़ताल, बट द गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज। पहली बार रेलवे की हड़ताल हुई थी 20 days के लिए, तो कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, दैट वाज टेकन बैक। सो दिस एजिटेशन थ्रू आउट द कंट्री proved that people were not happy with the Congress government that time. तो ये बहुत डार्क फेस था इंदिरा गांधी का, बहुत खराब फेस आया था उसकी पावर का। बहुत कम पीरियड ऐसा रहा है जब इंदिरा गांधी का कि इतनी इतनी ज़्यादा उसके खिलाफ अनरेस्ट आया कंट्री। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग इमरजेंसी, जब डिक्लेयर हो गई इमरजेंसी, जब उसके बाद हाउ गवर्नमेंट मिस यूज इज पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अचानक के डिक्टोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गई, डिक्टेटर बन गए, और बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने, द यंगर सन ऑफ, ही एक्चुअली बिकेम वेरी पावरफुल एट दैट टाइम। सारे ऑपोजिशन लीडर्स को, एक्टिविस्ट को, सबको जेल में डाल दिया गया। कुछ ही दिनों में, कुछ ही रातों में उनको जेल में डाल दिया। 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर दिया। सेंसरशिप इम्पोज कर दी प्रेस के ऊपर। बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स की रात को बिजली काट दी गई, और 2 दिन तक उनकी बिजली नहीं आई। दे वर नॉट एबल टू प्रिंट एनीथिंग विच डिड नॉट सूट द गवर्नमेंट। तो पहले आपको सरकार को दिखाना है, वो न्यूज़ उनसे पास करवानी है, फिर आपको प्रिंट कर। राइट्स ऑफ पीपल, लिबर्टीज ऑफ पीपल वर सस्पेंडेड। नो पर्सन और सिटीजन कुड मूव द जुडिशरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट चली गई। हम लोग कोर्ट में केस नहीं कर सकते टू सेफ गार्ड आर राइट्स। सो देवर मेनी कस्टोडियल डेथ्स। राजन डेथ इन केरला इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। पुलिस वॉज आंसरेबल टू नो बडी, इट वॉज डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक और इंस्टेंस हुआ संजय गांधी द यंगर, ही हैड नो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, उसके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी, पर सारी पावर उसके पास थी। All political institutions of and official functionaries were working under him actually to his verbal orders. उन्होंने बहुत सारे स्लम्स, ये एक फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, तुर्कमान गेट की बात है पुरानी दिल्ली में। He got demolished many slums during this period, removing of slums near तुर्कमान गेट in Delhi by force, जहाँ पे ट्रेजिक इवेंट था, काफ़ी लोग मरे थे। Operation of compulsory sterilization of people was carried. He wanted to control the population of India. ज़बरदस्ती लोगों की नसबंदी की गई, जिसमें लोगों को ऑपरेशन किया गया सो दैट दे कैन नॉट प्रोड्यूस मोर बेबीज। दैट मीन्स ज़बरदस्ती, फोर्सफुली लोगों को तंग किया गया बिकॉज ऑफ संजय गांधी। ही हैड हिज ओन वे ऑफ कंट्रोलिंग। ये भी बहुत बहुत अगेंस्ट गया कांग्रेस के। द स्टरलाइजेशन प्रोग्राम ऑल्सो वेंट अगेंस्ट कांग्रेस, विच विल डू लेटर। सिटीजन्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। देवर लिबर्टीज एंड राइट्स वर सस्पेंडेड। दे कुड नॉट मूव टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू गेट देयर राइट्स इम्प्लीमेंटेड। मोस्ट ऑफ द पीपल वर अरेस्टेड विदाउट प्रोड्यूसिंग देम टू द कोर्ट, तो वो सीधा अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन और अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाए। टोटल पावर इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो टोटल मिस यूज ऑफ पावर। यू कैन सी your Prime Minister Narendra Modi posed as a Sikh during emergency. He was avoiding arrest because he was a part of RSS that time. तो आप देख सकते हैं वो सरदार बन के घूम रहे थे इन डिस्गाइज। तो कितने लोगों को तंग किया गया। The citizens were deprived of their rights, freedom of expression. No one was allowed to criticize the government. कोई भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था। Nobody would dare to express opposition to the government policies. एंड इवन द पीसफुल वे में भी आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो कोई भी नोबडी कुड सेलिब्रेट देयर डोमेस्टिक, सोशल एंड रिलीजियस सेरेमनीज इन द एटमॉस्फेयर फन और रिजॉइसिंग, सब पे बैन था। सो दिस एक्चुअली लेड टू, जब इलेक्शन हुए आफ्टर दिस इन 77, दिस एक्चुअली लेड टू द लॉस टू कांग्रेस। कांग्रेस मिजरेबली हार गई इन इलेक्शंस में। यू कैन सी ये सब पॉइंट्स आप देखते हो तो इलेक्शंस में लोग बहुत परेशान थे इमरजेंसी में।
और कितने एक्सपर्ट्स कहते थे कि इमरजेंसी लगानी ही नहीं थी, ये इंदिरा गांधी की सीट बचाने के लिए किया गया था, जस्ट टू जस्टिफाई दैट। अब इंदिरा गांधी एक हेड है गवर्नमेंट की, उनका तो उनको बचाने के लिए सब किया गया था। तो जस्ट शी वांटेड टू एक्चुअली रिड्यूस द पावर ऑफ द ऑपोजिशन, उनको हटाना था, भटकाना था लोगों को मेन मुद्दों से, इसीलिए किया गया था। सो when this government came into power, जनता पार्टी गवर्नमेंट, इट वाज अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो शाह कमीशन उन्होंने अपॉइंट किया मई 1977 में। और ये किया गया था कि जो भी एब्यूज ऑफ अथॉरिटी, एक्सेसेस और माल प्रैक्टिसेस किए गए थे ड्यूरिंग इमरजेंसी, उस पे उसकी जांच की जाए। So commission examined various kinds of evidences and called scores of witnesses to give testimonies. The findings were that there were many excesses committed during emergency. It estimated that nearly 1,11,000 people were arrested under preventive detention law. उन्हें डिफेंड करने का मौका भी नहीं दिया। Several restrictions were put on the press sometime without proper legal sanctions. तो प्रेस की पावर को भी कर्टेल किया गया। ऑल्सो पावर सप्लाई कट की गई बिना बताए। सो दे वर ऑल प्लान्ड वे में। फाइंडिंग्स ये हुई कि बहुत एक्सेसेस किए गए बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट दैट टाइम, एंड इट प्रूव दैट, द फाइंडिंग्स ने प्रूव किया कि इस बात पे कमीशन बिठाई गई थी, तो वो प्रूफ गिल्टी किया गया इस गवर्नमेंट को। सो इमीडिएटली आफ्टर these elections of 77, इंदिरा गांधी लॉस्ट एंड जनता पार्टी की कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुई। हालांकि ये गवर्नमेंट भी ज़्यादा दिन नहीं चली बिकॉज एवरी लीडर वांटेड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, बी इट चरण सिंह, मोरारजी देसाई और एनी अदर पर्सन, दे ऑल वांटेड टू एक्चुअली बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सब पावर हंग्री थे, तो ज़्यादा नहीं देर तक चल पड़ी, और इसका फायदा फिर से कांग्रेस को हुआ इन 80। कांग्रेस अगेन केम टू पावर एंड देयर वर सम चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इमरजेंसी का जो अमेंड किया गया कि इमरजेंसी कुड बी डिक्लेयर ओनली व्हेन इट इज एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो काफ़ी अमेंडमेंट्स लाए गए कि अगली बार कभी ऐसी कभी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की जा सके। Coming to the last topic which is being added to the course this year, it says democratic upsurges. So we can say कि इंडिया में किस किस पीरियड में लोगों का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, लोगों का ज़्यादा रोल, लोगों ने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ज़्यादा आना कब शुरू किया, उसको हम 3 फेजेस में या 3 डेमोक्रेटिक अपसर्जेस में वी कैन क्लासीफाई और वी कैन डिवाइड कि इतनी कैसे कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ी है, इंडिया एक फुली डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे बनी। सो अगर हम बात करें तो इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ अ कंट्री इज ब्रॉडली इट इज कॉल्ड, और इट इज ब्रॉडली कैरेक्टराइज्ड एज डेमोक्रेटिक अपसर्जेस, कि हर लेवल का आदमी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सोशल साइंटिस्ट ने 3 डेमोक्रेटिक अपसर्जेस बताए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो इंडिपेंडेंस के बाद की हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उसमें 3 पीरियड ऐसे बताए हैं जब ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्रीब्यूशन हुआ है, ज़्यादा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन रहा है इंडिया में। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज ऑफ कोर्स वाज फ्रॉम द 50s। स्टार्टिंग में तो ऐसा भी हुआ था, जो हमने देखा कि काफ़ी यूरोपियंस ने कहा कि नेहरू जो प्रैक्टिस कर रहा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, वो कभी भी इंडिया में सक्सेसफुल नहीं होगी। जहाँ पे मिलियंस ऑफ इलिटरेट पीपल हैं, उनके वोट से एक एलिजिबल गवर्नमेंट कैसे बन सकती है, और यहाँ पे कभी डेमोक्रेसी कभी सक्सेसफुल होगी ही नहीं। काफ़ी लोग ये फॉरेन में मानते थे। सो इट फॉल्सिफाई द वेस्टर्न मिथ दैट द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स मॉडर्नाइजेशन अर्बन। वो मानते थे कि मॉडर्न आदमी, अर्बन आदमी, एजुकेटेड आदमी, जो मीडिया को जानता है, जो नॉलेजेबल है, वही अच्छी गवर्नमेंट इलेक्ट कर सकता है। सो वो ये मानते थे सक्सेसफुल होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस बोथ इन लोकसभा एंड, तो दे वांटेड हाई, जो पढ़े लिखे लोग हैं बस वही। पर ऐसा नहीं हुआ, ये बात हमने गलत प्रूव की, और ये पहला इंडिया का डेमोक्रेटिक अपसर्ज है। क्रोज ऑफ पीपल केम टू वोट, विमेन को दिया गया राइट टू वोट। तो 50s टिल 70s ये पहला पीरियड है जहाँ पे काफ़ी लोग जुड़े फ्रॉम रूरल एरियाज, जो डेमोक्रेसी में जुड़े, और ये देश का पहला डेमोक्रेटिक अपसर्ज था। Coming to the second upsurge in 80s, yes,
दिस टॉक्स अबाउट इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। एक ऐसा क्लास ऑफ सोसाइटी जिसमें एससीज, एसटी एंड ओबीसी, बैकवर्ड दलित जिनकी हम बात करते हैं, जिनको कभी आगे आने ही नहीं दिया गया था सालों तक अंडर ब्रिटिश टू, they were looked upon as only doing some petty jobs, उनको नीचे रखा गया था। पर अब उनकी इंपॉर्टेंस बढ़नी शुरू हुई। दैट वाज सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज। उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा। अब पॉलिटिक्स एक्सेसिबल हो गई इनके लिए। जब वो पार्टी आई थी व्हेन दिस फर्स्ट बैम्स ये दलित पैंथर्स केम इनटू दिस, उसकी बात हुई महाराष्ट्र में। उसके बाद आगे जाके बहुजन समाज पार्टी बनी कांशीराम द्वारा, और उसको देखा देखी बहुत सारी पार्टीज ने एससी, एसटी एंड ओबीसी को अट्रैक्ट करना शुरू किया। मंडल कमीशन पास हुआ जिसमें इनके लिए रिजर्वेशन की गई, तो काफी लोग इनको अट्रैक्ट कर रहे थे, इनको अपनी सीट्स पे खड़ा कर रहे थे। इनके लिए सीट रिजर्व्ड हो रही थी इन बैकवर्ड ओबीसीज, एससीज, एसटीज के लिए रिजर्व थी, पार्लियामेंट में सीट रिजर्व थी। सो दिस अपसर्ज ऑफ कोर्स दे द मेजर चेंज। उनकी उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, उनके यू कैन से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में मेजोरिटी को फायदा नहीं हुआ, पर उनका पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्लेटफॉर्म्स वो जरूर बढ़ा। आज वो हर जगह, हर पार्टी में, इवन यू हैव इन इंडिया राइट नाउ, यू हैव द प्रेसिडेंट हु इज फ्रॉम बैकवर्ड कास्ट। So this gave them the opportunity to strengthen their self respect। उनको भी लगा कि वो देश में एक important हिस्सा है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एंड ऑल्सो इट इंश्योर्ड द एम्पावरमेंट इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। तो 80s को बोलते हैं सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज with more participation of backward SCs and STs। Coming to the last, that is after 91, there is 90s, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन हुआ। इट वॉज मूविंग टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। हेयर अपसर्ज डज नॉट रिप्रेजेंट द पार्टिसिपेशन ऑफ एनी कास्ट और एनी रूरल और अर्बन एरिया। इट टॉक्स अबाउट, इट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल मार्केट विच इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट बट रैदर सर्वाइवल ऑफ द एबलेस्ट। इट अंडरलाइंस 3 शिफ्ट बताती हैं इसमें, फ्रॉम स्टेट टू मार्केट, गवर्नमेंट कंट्रोल से मार्केट, फिर फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, गवर्नमेंट की जगह गवर्नेंस की जाए, और फ्रॉम स्टेट टू कंट्रोलर टू स्टेट एज फैसिलिटेटर। स्टेट कंट्रोलर नहीं है, स्टेट फैसिलिटेटर है, प्राइवेट के हाथ में कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन। सो मोर ओवर द थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज सीक्स टू प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ। जो आज तो थर्ड पार्टिसिपेशन यूथ की आ गई आफ्टर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। द थर्ड अपसर्ज डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ, जो बिजनेस संभाल रहा है कंट्री का, जो रियल गेम चेंजर है, अब उनकी तरफ भी ध्यान दिया गया। मॉडर्न आइडियाज इन व्यू ऑफ देयर इंक्रीजिंग इलेक्टोरल प्रेफरेंसेस फॉर बोथ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। सो थर्ड गेम चेंजर्स, हमने यूथ की तरफ ज्यादा अपसर्ज, यूथ पार्टिसिपेशन, हु आर द गेम चेंजर्स, स्टार्टिंग विद एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, and continuing till now. And today they also participate in the political spheres, and they talk about more about development and governance rather than caste and other things, religion. So this is what there are 3 democratic upsurges. One, talking about more people electing their representatives from 50s to 70s, कि लोगों का वोट देना इंडिया में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए। Then second is of course the backward caste, and third is the youth. So 3 democratic upsurges which makes India a very strong democratic nation. And all the students and teachers, we are coming up with the EcoVisioner International Olympiad. Is the 5th year we are doing that. For that you just have to download the app from the Play Store, EcoVisioner app from the Play Store. These are the subjects which are there for the Olympiad. We have almost all the subjects for class 12th, commerce and humanities. The benefits for students and teachers as given. Students can practice CBSE board pattern questions. They'll be given free online tests if they participate in the Olympiad. They will also get a complete MCQ based ebook
on the app. Teachers with more than 25 students will be made important worksheets and questions made by the subject experts. Teachers will also get free access to all the ebooks of their subject free of cost, and also teachers will be the group members of the registered group, so that there they can get the updates of CBSE from our experts. These are the relevant details. If you The registration details are given there. The payment mode is online transfer, or you can Paytm. The fee per subject is just 100 rupees if you want to go for only Olympiad, and if you want to go for the Olympiad plus ebook, you can just pay rupees 150. The Olympiad is going to be held in December, in the month of December and January. So the dates will be out very soon. Thank you very much. Take care. God bless you.